लेकिन उसके बावजूद भी 4 दशकों तक दुनिया जलती रहेगी। फासीवाद और नाजीवाद आक्रामक रुख अख्तियार करेगा यूरोप में। इस बात से जो नव स्थापित मध्य वर्ग है वो डर जाएगा और वह हिटलर और मुसोलिनी का हाथ मजबूत करेगा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा तो अब यूरोप की जितनी भी प्रमुख शक्तियां हैं उनका पतन हो जाएगा। वो 2/3 अब नए राष्ट्र अब दुनिया में जुड़ेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। और उसी समय दो महाशक्तियां उभरेगी, एक अमेरिका, एक सोवियत रूस। लेकिन वो नहीं जानता था कि एक नया खतरा अभी प्रतीक्षा कर रहा है। लेकिन विचारधारा की टकराहट असली टकराहट नहीं है, सभ्यता की टकराहट असली टकराहट है। क्योंकि पूंजीवाद निर्द्वंद हो गया था, उसे लग रहा था कि अब दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। औद्योगिक क्रांति होगी, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अब नए बाजार की आवश्यकता होगी, फिर बदलाव आएगा और वही बदलाव होगी अमेरिकी क्रांति और वही बदलाव होगी फ्रांस की क्रांति। और जब आप प्रबोधन के स्तर पर पहुंचोगे तो वहां से फिर क्रांति का युग शुरू होगा। तो ये प्रबोधन में जो मध्य वर्ग चुनौती देगा, उस मध्य वर्ग की चुनौती से फिर बदलाव आएगा और वही बदलाव होगी अमेरिकी क्रांति और वही बदलाव होगी फ्रांस की क्रांति। अमेरिकी क्रांति और फ्रांस की क्रांति के बाद फिर बदलाव होगा जिसको आप 19वीं सदी में उदारवाद और राष्ट्रवाद के रूप में जानोगे। अब फिर एक आर्थिक परिवर्तन आगे हो जाएगा जिसका नाम होगी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति होगी, एक तरफ मध्य वर्ग की स्थिति मजबूत होगी और दूसरी तरफ एक नए वर्ग के रूप में निम्न वर्ग आएगा जिसको कहते हो औद्योगिक श्रमिक वर्ग। जब मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम आएगा तो मॉडर्न मजदूर आएंगे। अब मॉडर्न मजदूर आएंगे तो उनकी विचारधारा अलग हो जाएगी। मध्य वर्ग की विचारधारा है राष्ट्रवादी और उदारवादी, तो उनकी विचारधारा होगी समाजवादी और मार्क्सवादी। तो फिर आगे परिवर्तन होगा। उसी प्रकार से जब औद्योगिक क्रांति होगी, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप अब नए बाजार की आवश्यकता होगी। जब नए बाजार की आवश्यकता होगी तो साम्राज्यवाद का विकास होगा। अब जब साम्राज्यवाद का युग आएगा तो विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी। जब विभिन्न यूरोपीय शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी माने कंपटीशन होगा मार्केट के लिए। जब हम एशिया और अफ्रीका के बाजार तक पहुंचे तो जब एशिया और अफ्रीका के बाजार तक पहुंचने की बात होगी तो उसका सीधा सा परिणाम यह होगा कि उनके बीच इतनी इंटेंस राइवलरी होगी और फिर उसी समय यूरोप में कुछ ऐसे मुद्दे उभर कर आएंगे जिसमें एक दो शक्तियों के बीच आपस में इतना तीव्र कंपटीशन होगा जो प्रथम विश्व युद्ध घटित हो जाएगा। और जब प्रथम विश्व युद्ध घटित होगा तो यूरोप में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा कि वर्ल्ड वॉर, लेकिन होगा वह यूरोपीय वॉर। तो यूरोपीय शक्तियां कुछ कमजोर भी हो जाएगी, कुछ उससे निकलकर भी आएगी और फिर प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच यूरोप में जो परिवर्तन होंगे वह परिवर्तन फिर अजीब प्रकार के परिवर्तन होंगे। एक तरफ रूस की समाजवादी क्रांति होगी और जिसको सोवियत रूस की क्रांति कहोगे, दूसरी तरफ विश्व आर्थिक मंदी आ जाएगी। अब विश्व आर्थिक मंदी आ जाएगी तो विश्व आर्थिक मंदी के कारण पूंजीवाद खतरे में पड़ जाएगा और समाजवाद और मार्क्सवाद की प्रगति होने लगेगी। इस बात से जो नव स्थापित मध्य वर्ग है वो डर जाएगा और वह हिटलर और मुसोलिनी का हाथ मजबूत करेगा। तो हिटलर एक नई विचारधारा लेकर हिटलर और मुसोलिनी आएगा जिसको फासीवाद और नाजीवाद के नाम से जानते हो। फिर फासीवाद और नाजीवाद आक्रामक रुख अख्तियार करेगा यूरोप में और वह जो आक्रामक रुख है वह सेकेंड वर्ल्ड वॉर को जन्म दे देगा। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होगा तो अब यूरोप की जितनी भी प्रमुख शक्तियां हैं उनका पतन हो जाएगा और एशिया और अफ्रीका के देश स्वतंत्र होने लगेंगे। उस स्वतंत्रता के बाद फिर आ जाएगी उपनिवेश मुक्ति की प्रक्रिया और एशियाई उपनिवेश पहले मुक्त होंगे, फिर अफ्रीकी उपनिवेश मुक्त होंगे और दुनिया में 2/3 नए राष्ट्र जुड़ेंगे। जो पहले 2/3 दुनिया में जो नए राष्ट्र जुड़े हुए नहीं थे वो 2/3 अब नए राष्ट्र अब दुनिया में जुड़ेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा।
और उसी समय दो महाशक्तियां उभरेगी, एक अमेरिका, एक सोवियत रूस, और दोनों के बीच प्रतिस्पर्धा होगी जो शीत युद्ध का रूप ले लेगा। और शीत युद्ध जब शुरू होगा तो जो नव स्वतंत्र देश आएंगे उसमें कुछ देश, कुछ जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू होंगे, मिस्र के कर्नल नासिर होंगे, उधर यूगोस्लाविया का मार्शल टीटो होंगे, उनको लगेगा कि भाई हम इस शीत युद्ध में हमें कोई लेना देना नहीं है, तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का नारा देंगे। इस तरह से अब प्रक्रिया शुरू होगी, चलेगी। तब तक विश्व शांति के लिए पहले राष्ट्रसंघ बनेगा, फिर यूएनओ बनेगा, लेकिन उसके बावजूद भी 4 दशकों तक दुनिया जलती रहेगी। 1990 के दशक तक पूंजीवादी देश और समाजवादी देश के बीच तीव्र प्रतिस्पर्धा होती रहेगी। अंत में सोवियत रूस एक समय आएगा कि आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाएगा, और आर्थिक रूप से कमजोर पड़ने का कारण कहीं ना कहीं समाजवादी अर्थव्यवस्था में ही होगी। और जब सोवियत रूस आर्थिक रूप से कमजोर पड़ जाएगा तो उसी समय सोवियत रूस बहुभाषा भाषी बहुनस्लीय है, वह एक महाद्वीपीय आकार वाला देश था। आप समझ सकते हो कि दुनिया का सबसे बड़ा राष्ट्र था। तो अंत में क्या हुआ, वहां पर फिर कंपटीशन चलता रहेगा, और फिर एक समय आएगा सोवियत रूस का विघटन 1990 में हो गया, और सोवियत रूस के प्रयास से ही पूर्वी यूरोप में समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी। तो जब पूर्वी यूरोप में समाजवादी व्यवस्था स्थापित होगी तो सोवियत रूस के उस सैटेलाइट देश कहलाएंगे। सोवियत रूस का विघटन होगा तो उन सबका भी पतन हो जाएगा, वो सारे राष्ट्र विघटित होकर इधर उधर बिखर जाएंगे, और वहां पर समाजवादी देश, समाजवादी व्यवस्था है, बिखर जाएगी। अब दुनिया में पूंजीवाद का एक छत्र राज्य हो जाएगा। तो संयुक्त राज्य अमेरिका फिर एक बार सिर उठाएगा। इसको कहते हैं एक ध्रुवीय विश्व। लगेगा कि एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था बन गई, और संयुक्त राज्य अमेरिका को इस बात का घमंड हो जाएगा कि हम बहुत पावरफुल हो गए हैं। इसके बाद तुम देखोगे कि धीरे धीरे संयुक्त राज्य अमेरिका अब प्रतिस्पर्धा से नेतृत्व की तरफ उन्मुख हो जाएगा, और फिर यह विश्व में एक नया बदलाव आएगा, और पूंजीवाद इतना सफल होगा कि पूंजीवाद अब अपने आप को दुनिया में बहुत पावरफुल फोर्स समझने लगेगा। वही IMF में संशोधन लाएगा, वही विश्व बैंक व्यवस्था में संशोधन लाएगा, और फिर वही पूंजीवादी शक्ति के अमेरिका के अंतर्गत पूंजीवादी शक्ति यह मांग करेगी कि अब दुनिया को बदलो, दुनिया को खोलो, दुनिया को जोड़ो। और उसी समय नई नई तकनीकी भी आ जाएगी, सूचना प्रौद्योगिकी का विकास होगा, इंटरनेट आ जाएगा। इंटरनेट 1995 में आ जाएगा, डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम आ जाएगा, जब आप डायरेक्ट डायल करके किसी को टेलीफोन कर सकते हो। यहाँ से पहले हम लोग जब विदेश में फ़ोन करते थे तो फिर क्या होता था कि हम लोगों को एक ट्रंक कॉल करना पड़ता था, वहाँ से डायरेक्ट कॉल नहीं होता था। डायरेक्ट डायलिंग सिस्टम के अंतर्गत दुनिया में कहीं भी तुम टेलीफोन घुमा के फ़ोन कर सकते हो। फिर सैटेलाइट टीवी आ गया। सैटेलाइट टीवी 1988 में आया है। मतलब अगर अमेरिका में भी कार्यक्रम प्रकाशित किया जाएगा तो पूरी दुनिया में, भारत में प्रकाशित किया जाएगा तो पूरी दुनिया में दिखाया जाएगा। ऐसा सैटेलाइट टीवी पहले नहीं था। ये जब सारी नई नई तकनीकी आ जाएगी तो धीरे धीरे दुनिया का भौगोलिक एकीकरण हो जाएगा। उसी समय दुनिया की अर्थव्यवस्था को खोली जाएगी, तो आ जाएगा जिसको तुम कहते हो भूमंड आर्थिक उदारीकरण, और आर्थिक उदारीकरण से हो जाएगा भूमंडलीकरण। एक भूमंडली की व्यवस्था बन जाएगी। अब ऐसा लगेगा कि दुनिया में समस्या समाप्त हो गई, पूंजीवाद की अंतिम जीत हो गई, और उसी में एक अमेरिकी थिंक टैंक होगा, विचारक होगा, जिसका नाम होगा फ्रांसिस फुकुयामा। वो एकदम स्लोगन देके कह देगा कि इतिहास का अंत हो गया, अब इतिहास में कुछ बचा ही नहीं। मतलब पूंजीवाद की अंतिम जीत हो गई, ताली बजा देगा कि अब कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। लेकिन वो नहीं जानता था कि एक नया खतरा अभी प्रतीक्षा कर रहा है, और ये नया खतरा था आतंकवाद, नॉन स्टेट एक्टर। और जब 9/11 पर अमेरिका में जब हमला हुआ अल-कायदा का, और जब अमेरिका के ट्विन टावर गिरे, तब जाके दुनिया की आंखें खुली। तो अमेरिका ने कहा कि या तो आप अमेरिका के साथ हो या आतंकवाद के साथ हो, और तब उसने वॉर अगेंस्ट टेरर स्टार्ट कर दिया, और उसमें बहुत सारे देशों का सहयोग लेने लगा। तो उसी समय तुम देखोगे कि नॉन स्टेट एक्टर के रूप में एक नई चुनौती के रूप में आतंकवाद आया। तो उस पर एक अमेरिकी विचारक था, उसने थियरी दी जिसका नाम था सैमुअल पी हंटिंगटन। उसने कहा क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए, विचारधारा का संघर्ष तो समाप्त हुआ, इसमें सोवियत रूस का समाजवादी विचारधारा और संयुक्त राज्य अमेरिका का पूंजीवादी विचारधारा, ये दोनों आपस में टकराए। और इस टकराहट के बाद अंत में, यह टकराहट के बाद पूंजीवादी व्यवस्था लगता है ऐसा जीत गई,
लेकिन विचारधारा की टकराहट असली टकराहट नहीं है, सभ्यता की टकराहट असली टकराहट है। दुनिया में 8 प्रमुख सभ्यताएं हैं, वो आपस में टकरा रही हैं, जिसमें एक इस्लामी सभ्यता है, दूसरा पश्चिमी सभ्यता है, वो आपस में टकरा रही हैं। इसी तरह दुनिया में सभ्यता और संस्कृतियों का संघर्ष है, और यह मुख्य रूप से उसी तरह से संघर्ष चलता रहेगा। अब पूंजीवाद को धक्का लगना था। 2008 में संयुक्त राज्य अमेरिका में सब प्राइम लोन क्राइसिस हो गया, क्योंकि जो बैंकिंग सेक्टर वहाँ का था फेल करना शुरू किया, क्योंकि उसने जो हाउसिंग सेक्टर को लोन दिया था वह लोन का रकम ज़्यादा हो गया, उसका रिपेमेंट नहीं हो सका, तो वहाँ पर सब प्राइम लोन क्राइसिस हो गई। जहाँ अमेरिका में क्राइसिस हुई तो उसका रिपरक्शन यूरोप में आया, और यूरोप में 2009 में यूरोजोन क्राइसिस हो गई। फिर एक बार पूंजीवाद को धक्का लगा, क्योंकि पूंजीवाद निर्द्वंद हो गया था, उसे लग रहा था कि अब दुनिया में कोई हरा नहीं सकता। जब पूंजीवाद को फिर 2008-9 में धक्का लगा तो भूमंडलीकरण को पहला धक्का लगा, और हम लोग अभी भूमंडलीकरण के उस धक्का से उभरे नहीं थे। तो 2019 में कोविड-19 आ गया 2020 में, और कोविड-19 आने के बाद जो दुनिया का सप्लाई लाइन है वो डिस्टर्ब हो गया। जब सप्लाई लाइन डिस्टर्ब हुआ तो सारे देशों के अपने अपने देश में आंतरिक समस्या को बाहर की तरफ मोड़ने का प्रयास किया। सोचा कि अपनी जनता का ध्यान अपने आंतरिक मामलों से हटाओ और बाहरी बातों की तरफ अपना जनता का ध्यान ले जाओ। तो चाइना ने अपनी जनता का, क्योंकि वुहान वायरस का जन्मदाता वही था, पूरी दुनिया की उंगली उस पर उठ रही थी, तो दुनिया की नज़र को हटाने के लिए उसने भारत की तरफ देखा और भारत से बॉर्डर क्लैश शुरू कर दिया। आपको 2020 अगर स्मरण में होगा, पता नहीं स्मरण में था या आप लोगों समय बच्चे थे, क्योंकि आप लोगों के दूध के दांत अभी नहीं टूटे हैं, तो पता नहीं चल रहा है कि आप लोग बच्चे थे या आप लोग उस समय काबिल थे या समझदारी आप लोगों को थी। तो 2020 अगर आपके स्मरण में होगा तो आपको पता होगा रोम में जब आग लगी हुई थी तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, पूरी दुनिया जल रही थी कोविड से, और उस समय चीन की सेना भारत में घुसपैठ कर रही थी, टैंक लेके घुसने की कोशिश कर रही थी। अब ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई अभी पूरे दुनिया में सहयोग करने की आवश्यकता है, तुम अभी भारत से जंग क्यों छेड़ना चाहते हो। और हमारे बॉर्डर पर धक्का मुक्की चल रही थी, कोई समझ नहीं पा रहा था कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन ये सीधी सीधी बात थी कि चीन का वुहान वायरस के लिए जो अंगुलियां उठ रही थी, वो अंगुलियां वो अपने आंतरिक मामलों से दुनिया का ध्यान हटाना चाहती थी, और भारत से जंग छेड़कर वो दुनिया का ध्यान बटाना चाहती थी। यही समस्या रूस में हुई। तो रूस का स्पुतनिक जो है वो नकली निकला, जो वैक्सीन लिया उसको अवश्य कोविड-19 हो गया। तो उसके बाद फिर रूस की बदनामी होने लगी। व्लादिमीर पुतिन के द्वारा अपनी जनता के बचाव के लिए जो भी उपाय किया गया वह उपाय सब वन बाय वन वो मिस होने लगा। उसकी जनता बड़ी खराब हालत में पहुंच गई। कोविड रसिया में बहुत ज़्यादा फैल गया, और वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप अप्रजातांत्रिक है। 1999 में जो रसिया का हेड बना है आज तक छोड़ने का नाम नहीं लिया है, और आगामी भी उसने अब लगता है जीवित रहते हुए व्लादिमीर पुतिन कभी भी रसिया को नहीं छोड़ेगा। रूसी गणतंत्र का कहीं प्रधानमंत्री बन जाता है, कभी प्रेसिडेंट, और संविधान बदलवा लेता है अपने ढंग से। 2024 में भी फिर एक बार हो गया। अब देखो कि अब 2024 के बाद 2028 तक तो महफूज है, 28 के बाद फिर कोई नई चाल चल देगा, लेकिन फिर वो रहेगा, और जब तक मरेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। तो व्लादिमीर पुतिन के अगेंस्ट में असंतोष बढ़ता जा रहा था, अपनी जनता परेशान हो रही थी। अपनी जनता का ध्यान हटाने के लिए उसने यूक्रेन पर हमला कर दिया। अब रूस और यूक्रेन के हमला ने दुनिया के सप्लाई लाइन को ध्वस्त कर दिया, और दुनिया में एक तरह से एक बहुत बड़ी क्राइसिस ला दी। अभी हमने उस क्राइसिस से उभरे ही नहीं थे कि हमास ने हमला कर दिया 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल पर, और फिर वहाँ जंग शुरू हो गया। इजराइल ने फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमला कर दिया। अब जब फिलिस्तीनी क्षेत्र पर हमला किया तो बाकी अरब देश शांत बैठे थे अमेरिका के प्रभाव में। अब ईरान को लगा कि यही मौका है, तो ईरान ने उसमें अपने अपने ढंग से ईरान ने पूरे अरब क्षेत्र की नेतागिरी अपने हाथ में ले ली और सोचा इजराइल को अलग थलग कर दें। और उसने अपने कुछ टेररिस्ट ग्रुप ईरान ने जहां तहां बनाए थे। यमन में हाउथी विद्रोही को बनाया था ईरान ने यमन में हाउथी विद्रोही को, लेबनान में हिजबुल्लाह को खड़ा किया था, फिलिस्तीनी क्षेत्र में हमास को खड़ा किया था, सीरिया में बशर उल असद की सरकार ईरान का समर्थक सरकार थी, तो अपने उसको प्रॉक्सी कहते हैं, प्रॉक्सी कंट्री। और ईरान अभी अब उसी अहंकार में चूर घूम रहा था। तो इजराइल ने
ईरान के सारे प्रॉक्सीज को वन बाय वन समाप्त कर दिया। और जब सारे प्रॉक्सी समाप्त हो गए और ईरान चुपके चुपके परमाणु हथियार बना रहा था, क्योंकि उसे लग रहा था कि अब यही परमाणु हथियार हमें बचा सकता है, तो इजराइल ने अब ईरान पर हमला कर दिया। और जो अभी आप लोगों को वर्तमान में दिख रहा है, तो इस तरह से पत्थर तोड़ते हुए मजदूर से, और तब आप कैसे यूरोप में प्रस्तर का युग शुरू हुआ और प्रस्तर के युग से लेकर वर्तमान तक दुनिया कहाँ गई। जब इसकी समझ तुम विकसित कर लोगे, तब सामाजिक विज्ञान की समझ विकसित होगी। आपको एक एक करके एक से दूसरे को बदलाव को समझना पड़ेगा।